भारत जो कि एक विशाल देश है और उसमें अलग अलग जाति, संस्कृति और उनके लोग साथ में रहते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ब्रिटिश रूल के दौरान भारतीयों में एकता और देशभक्ति की भावना थी ही नहीं। आज इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि कैसे भारतीयों के मन में यह देशभक्ति यानी कि नेशनलिज्म की भावना आई। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो कमेंट में सिर्फ नोट टाइप कर दो, लेकिन उससे पहले अगर आपने हिस्ट्री का पहला चैप्टर नहीं देखा तो जाकर देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही सिंपलीफाइड वे में आपका चैप्टर सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया और ऐसी ही कुछ के भी वीडियो होने वाली है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच चैप्टर 1, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यह बात है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। यह वह समय था जब भारतीयों को ब्रिटिश रूल के अधीन होने के कारण बहुत सारे आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इट्स इफेक्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण डिफेंस में काफी खर्च हुआ, जिससे इनकम टैक्स इम्पोज किया गया, प्राइजेस बढ़ गए, कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ा दिए और लोगों को फोर्सफुली आर्मी में भर्ती किया जाने लगा। इससे ज्यादातर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग इफेक्ट हुए। सत्याग्रह एक ऐसा जन आंदोलन था जिसके द्वारा महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से कलर डिस्क्रिमिनेशन वाली सरकार को उखाड़ फेंका। उसके बाद गांधी जी जनवरी 1915 को भारत लौट आए और भारत में भी उन्होंने 1917 को बिहार के चंपारण में प्लांटेशन सिस्टम के विरुद्ध सत्याग्रह का आयोजन किया। उसके बाद उन्होंने 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों को फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण लगान न चुकाने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। गांधी जी यहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच अहमदाबाद में ही सत्याग्रह किया। पर ये सत्याग्रह है क्या? सत्याग्रह का अर्थ सत्य की शक्ति पर आग्रह होता है। इसका मतलब अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो आप बिना किसी हिंसा यानी कि अहिंसा के द्वारा ही आप संघर्ष में सफल हो सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा का धर्म भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता है। 1917 और 1918 की कामयाबी के बाद गांधी जी ने सोचा कि उन्हें कुछ बड़ा करना चाहिए, इसलिए उन्होंने 1919 में प्रस्तावित किए गए रॉयल्ट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इसलिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। विभिन्न शहरों में रैलियां, हड़तालें आयोजित की गयी और दुकानें बंद कर दी गयी, जिससे सरकार को भारी नुकसान होने लगा था, जिसको देखते हुए सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। उन्होंने अमृतसर के नेताओं को हिरासत में लेना चालू कर दिया और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर के एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। अब सरकार का भी दिमाग सनक चुका था, इसलिए उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसके तहत सरकार की पावर मिलिट्री के जनरल को दे दी जाती है। और उस वक्त मिलिट्री के हेड जनरल डायर थे। 13 अप्रैल यह वह दिन था जब जलियांवाला में बहुत सारे लोग वैसाख के मेले का आनंद लेने के लिए इकट्ठा हुए थे और उनमें से काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्र हुए थे। मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। फिर उसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़क पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। इन सारी चीजों को देखकर सरकार ने सत्याग्रहियों को अपमानित करना चालू कर दिया। उनको जमीन पर नाक रगड़ने, सड़क पर घिसट कर चलने और सभी साहबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और बहुत सारे गाँव पर बम गिरा दिए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी का कहना था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में नहीं आ जाते तब तक हमें स्वतंत्रता मिलना इम्पॉसिबल है। इसलिए 1919 में बम्बई में गठित की गई खिलाफत समिति में महात्मा गांधी जा पहुंचे और उन्होंने मोहम्मद अली और शौकत अली को खिलाफत असहयोग आंदोलन के लिए राजी कर लिया। हिंद स्वराज 1909 जो कि महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और हमारे सहयोग से ही चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश सरकार का अंत हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए 1920 की गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए पूरे देश भर में यात्राएं कर रहे थे। लेकिन इसी वक्त कांग्रेस आंदोलन में हिस्सा लेने से हिचकिचा रही थी। उन्हें लग रहा था कि लोग हिंसा करेंगे, इसीलिए नवंबर 1920 से लेकर दिसंबर 1920 तक कांग्रेस में काफी सारी मीटिंग्स हुई और आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस भी आ गई। असहयोग खिलाफत आंदोलन जो कि जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, इसमें अलग अलग सामाजिक समूहों ने पार्टिसिपेट किया जो कि शहरों और गांवों दोनों से आते थे। शहरों में हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ने से मना कर दिया। लेकिन मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों को जला दिया गया, जिस कारण 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात लगभग आधा हो गया था। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का अर्थ विद्रोह के एक ऐसे स्वरूप से है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं।
इसके बाद लोगों ने खादी कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके मुख्यतः 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि जो खादी कपड़ा था वह विदेशी कपड़े के मुकाबले काफी महंगा था, जिसको गरीब लोग खरीद नहीं सकते थे, जिस कारण गरीबों ने विदेशी कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार नहीं किया। और दूसरा कारण यह था कि वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना प्रक्रिया बहुत धीमी थी, जिस कारण विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने के लिए विवश हो गए और वकीलों को दोबारा सरकारी अदालतों में केस लड़ने पड़े। ग्रामीण इलाकों में भी आंदोलन बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, जिसको बाबा रामचंद्र गाइड कर रहे थे। उनका यह आंदोलन मुख्यतः जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूलते थे। और यही नहीं, किसानों को उनके लिए बेगार भी करनी पड़ती थी। बेगार का अर्थ वह काम से है जिसमें काम करने के पैसे नहीं मिलते, लेकिन उनको काम करना पड़ता है, जिस कारण रामचंद्र चाहते थे लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इसके लिए उन्होंने 1920 में जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर किसान सभा को गठित किया, जिसकी 300 शाखा बनाई गई। लेकिन जब 1921 में आंदोलन फैला, तब किसान हिंसा पर उतर आए। उन्होंने व्यापारियों के मकानों पर हमला बोल दिया, जमींदारों के घर जला दिए, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। और यह सब गांधी जी के असहयोग आंदोलन के नाम पर हो रहा था, जिसके समर्थन में गांधी जी कभी नहीं थे। लेकिन आदिवासी लोगों की कुछ और ही समस्या थी, क्योंकि अंग्रेजों ने जंगलों पर पाबंदियां लगा दी थी, जिसके कारण लोग इन जंगलों में न तो मवेशी को चरा सकते थे, न ही जलाने के लिए लकड़ी का यूज कर सकते थे और न ही फलों को बीन सकते थे, जिस कारण आदिवासियों को बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। और जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया, तो लोगों ने बगावत कर दी, जिनको लीड करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू को ईश्वर का अवतार माना जाता था। लोगों का मानना था कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं, वह किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं और यही नहीं, उनको गोलियां भी नहीं मार सकती। सीताराम राजू ने असहयोग आंदोलन का काफी ज्यादा समर्थन किया, लेकिन उनका मानना था कि भारत को स्वतंत्रता अहिंसा के साथ साथ हिंसा के प्रयोग से ही मिल सकती है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए, पर 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। बागानों में स्वराज। असम में बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन 4 दीवारियों से जब चाहे जब आ जा सकते हैं, जिनमें उनको बंद करके रखा जाता था। लेकिन जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, तो हजारों मजदूरों ने बागान छोड़ दिए और घर जाने का निश्चय कर लिया। उनको लगता था कि गांधी राज आ रहा है, इसीलिए अब हर एक को गाँव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन जब वो वहाँ से निकले, तो वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई। तो इससे हमें यह पता चलता है कि स्वराज शब्द का सबके लिए अलग अलग अर्थ था। लेकिन कुछ भी बात हो, सब यही चाहते थे कि स्वराज की स्थापना हो। लेकिन 1922 में चौरी चौरा के बाजार में लोग हिंसा पर उतर आए और उन्होंने पुलिस पर जबरदस्त हमला कर दिया। तो इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान कर दिया। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी को लग रहा था कि हिंसा बढ़ रही है। कुछ नेता प्रांतीय परिषदों में भाग लेना चाहते थे, इसलिए सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। लेट 90s में भारतीय राजनीति 2 कारकों के कारण फिर से आकार ले रही थी। पहला प्रभाव वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का था और दूसरा प्रभाव गिरती कृषि कीमतों का। फिर 1920 में साइमन कमीशन भारत आया और इसका स्वागत साइमन वापस जाओ के नारे से किया गया। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप दिया। साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वर्साय इरविन को 11 मांगों को लेकर एक पत्र भेजा। इन मांगों में सबसे बड़ी हलचल अमीरों और गरीबों द्वारा उपभोग किए जाने वाले नमक के ऊपर टैक्स को समाप्त करने की मांग थी और इसमें लिखा गया था कि अगर इन मांगों को 11 मार्च तक पूरा नहीं किया गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। और जैसा कि होना था, अंग्रेजों ने इनकी मांगे नहीं मानी। इस 60 मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने 78 लोगों के साथ की, जिनको साबरमती से दांडी तक, जो कि 240 मील था, वहां तक पैदल चलकर जाना था। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और औपचारिक रूप से कानून का उल्लंघन किया और समुद्री जल को उबालकर उन्होंने नमक का निर्माण किया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन दुनिया भर में फैल गया और देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून तोड़ा गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, किसानों ने राजस्व देने से इनकार कर दिया और कई जगहों पर वन कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के एक शिष्य अब्दुल गाफर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके 1 महीने बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण ब्रिटिश शासन की ज्यादातर इमारतों पर हमले हुए। भयावह स्थिति को देखकर महात्मा गांधी ने आंदोलन बंद करने का फैसला लिया और मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौता किया, गांधी इरविन समझौता। इस समझौते के कारण महात्मा गांधी ने लंदन के एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने में सहमति व्यक्त कर दी। जब सम्मेलन टूट गया तो महात्मा गांधी भी निराश होकर भारत लौट आए।
और सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने का फैसला लिया। यह लगभग 1 साल तक जारी रहा, लेकिन 1934 तक इसने अपनी गति खो दी। प्रतिभागियों ने आंदोलन को कैसे देखा? गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए थे, लेकिन जब 1931 में आंदोलन बंद कर दिया गया तो वे बहुत निराश हुए। इसलिए जब 1932 में आंदोलन फिर से शुरू हुआ तो उनमें से कई लोगों ने भाग लेने से इनकार कर दिया। व्यापारिक हितों को संगठित करने के लिए 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता महिलाओं के बड़े पैमाने की भागीदारी थी, लेकिन फिर भी लंबे समय तक कांग्रेस महिलाओं को संगठन के भीतर अधिकार के किसी पद पर रहने की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक थी। सविनय अवज्ञा की सीमाएं। अछूत कहे जाने वाले दलित स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं हुए। महात्मा गांधी जिन्हें हरिजन या ईश्वर की संतान कहते थे, जिनके बिना स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, उन्होंने अछूतों के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया, लेकिन वे समुदाय की सीमाओं के एक अलग राजनीतिक समाधान के इच्छुक थे। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में आरक्षित सीटों और एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। 1930 में दलित वर्ग संघ में संगठित करने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलित के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग को लेकर महात्मा गांधी के साथ भिड़ गए। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट के दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें दी गयी। असहयोग खिलाफत आंदोलन के पतन के बाद मुसलमान कांग्रेस से अलग थलग महसूस करने लगे थे, जिसके कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए। मोहम्मद अली जिन्ना अलग निर्वाचन मंडल की मांग को छोड़ने के लिए तैयार थे यदि मुसलमानों को केंद्रीय विधानसभा में आरक्षित सीटें और मुस्लिम बहुल प्रांतों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का आश्वासन दिया जाए। फिर भी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में इस मुद्दे को हल करने की आशा खराब हो गयी, जब हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने समझौते के प्रयासों का कड़ा विरोध किया। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लोगों के बीच सामूहिक एकता की भावना कैसे पैदा होती है। इस टॉपिक में हमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना है। पहला है यूनाइटेड स्ट्रगल। उस वक्त अलग अलग जाति, संस्कृति और धर्म होने के बाद भी लोगों के बीच सामूहिकता की भावना पैदा हुई, क्योंकि उन सबको एक कॉमन एनिमी ब्रिटिशर से परेशानी थी, जिसके कारण वो साथ में मिलकर स्ट्रगल करते हैं और लोग यूनाइट हो जाते हैं। दूसरा है कल्चरल प्रोसेस। लोगों ने धीरे धीरे कल्चर के साथ रिलेट करना शुरू कर दिया था। बहुत सारी फ्लॉक स्टोरीज, फ्लॉक सॉन्ग, रीजनल लैंग्वेज के कारण लोगों के बीच कॉमन आइडेंटिटी पैदा हुई। तीसरा है फिगर एंड इमेजेस। 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट नेशन को एल्गोरिथम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने लगे थे। जैसे फ्रांस को मरियाना और जर्मनी को जर्मेनिया से रिप्रेजेंट किया जाता था, वैसे ही 20वीं शताब्दी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत को भारत माता नामक पिक्चर से पहली बार रिप्रेजेंट किया। उन्होंने इनकी वंदना में वंदे मातरम नामक गीत भी लिखा और इसको आनंद मठ में संग्रहित किया गया। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की दूसरी पिक्चर बनाई। फोर्थ था फ्लैग। फ्लैग के कारण भी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना पैदा हुई, क्योंकि फ्लैग नेशन के सारे पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे देश में भी अलग अलग फ्लैग बन रहे थे, जैसे कि बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट में एक फ्लैग बनाया गया जिसमें 3 रंग थे, ग्रीन, येलो और रेड। फिर 1921 में गांधी जी ने भी एक फ्लैग बनाया जिसमें रेड, ग्रीन, व्हाइट कलर्स का यूज किया गया था और बीच में एक चरखा भी था जो सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था। लास्ट है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जब लोगों को समझ में आया कि हमारा देश एशियंट टाइम में हर क्षेत्र में बहुत डेवलप्ड था, लेकिन जब से अंग्रेज आए हैं तो हमारा कल्चर डिक्लाइन होता चला जा रहा है और हम अनडेवलप्ड होते चले जा रहे हैं। इसलिए अगर हमें वापस से डेवलप्ड होना है तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना होगा। तो इस प्रकार लोगों के बीच सामूहिक एकता की भावना पैदा हो जाती है और धीरे धीरे करके भारत आज़ाद भी हो जाता है। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।